अच्छा, अगर आप कहीं भी मटेरियल्स का नाम सुनते हैं ना, उसके साथ आप मोस्टली टेक्सचर्स का वर्ड भी यूज़ करते हैं। आप बोलते हैं मटेरियल्स एंड टेक्सचर्स। अब टेक्सचर्स क्या होते हैं, उनमें डिफरेंस क्या होता है मटेरियल से, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। मटेरियल सबसे पहले ये होते हैं जो हमने अभी कवर किए हैं कि एक ही कलर का ऑब्जेक्ट है और मतलब पूरे ऑब्जेक्ट पे जो है एक ही सॉर्ट ऑफ यूनिफॉर्म चीज़ लगी हुई है। मतलब उसका हम मटेरियल्स में बेस कलर चेंज कर सकते हैं, मेटालिक रफनेस वगैरह, ये सारी जो ऑप्शंस हमने डिस्कस किए हैं, इनको कहते हैं मटेरियल्स के ऑप्शंस, ठीक है। टेक्सचर्स ऑन दी अदर हैंड क्या होता है, बेसिकली एक जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई एक वॉल बना रहे हैं, एक दीवार बना रहे हैं, आप उस पर जो ब्रिक के टेक्सचर्स ऐड करना चाहते हैं, जो एक्चुअल एक इमेज ऐड करेंगे उस पर, जिससे वो वॉल एक रियलिस्टिक ब्रिक वॉल की तरह लगेगी, उस इमेज को, वो जो हम उस पर इमेज लगाएंगे, उसको हम कहते हैं टेक्सचर्स। अब बेसिकली मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ। आप सबसे पहले अगर गूगल पर जाएँ बेसिकली और आप सर्च करें लेट्स से ब्रिक टेक्सचर, ठीक है, ब्रिक टेक्सचर आप सर्च करें, तो आप देखिए हमारे पास ये डिफरेंट ब्रिक्स की इमेजेस आएंगी जो हम अपने ऑब्जेक्ट पे लगा सकते हैं। अब ऑब्वियसली टेक्सचर्स बहुत ज़्यादा डिफरेंट तरह के होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप इवन लेट्स से रोड टेक्सचर अगर आप सर्च करें, अगर आप लेट्स से गाड़ियों के रेंडर्स बना रहे हैं, तो आपको रोड्स के भी टेक्सचर्स मिलेंगे। ये टेक्सचर्स होते हैं ना, इनको आप ब्लेंडर में अप्लाई किस तरह करते हैं और इनको आप रियलिस्टिक किस तरह से बना सकते हैं, वो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सबसे पहले आपको एक बात बताऊंगा कि लेट्स से अगर फॉर एग्जांपल अगर हम ब्रिक का एग्जांपल लेते हैं और हम कोई भी इसमें से सेलेक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम लेट्स से ये वाली लेते हैं, ठीक है, ये वाली जो ये वाला टेक्सचर जो है, इसको हम सेलेक्ट करते हैं, इसको हम डाउनलोड करते हैं, सेव एज इमेज, सेव इमेज एज, और इसको हम लेट्स से कहते हैं ब्रिक टेक्स के नाम से इसका नाम दे देते हैं इसे, और डेस्कटॉप पे हम सेव कर लेते हैं इसे। अब मैंने सेव कर लिया। अब इसको एक्चुअली अप्लाई किस तरह करेंगे ब्लेंडर में, सबसे पहले तो ये जो ऑब्जेक्ट है मंकी वाला, इस मंकी ऑब्जेक्ट पे नहीं लगाएंगे हम ये टेक्सचर। तो मैं इस ऑब्जेक्ट को एक्चुअली पहले हाइड करने वाला हूँ। बेसिकली ये जो आंख है ना, इससे आपका व्यू पोर्ट में हाइड होगा, और ये आप कैमरा को क्लिक करेंगे तो इसमें आपका रेंडर्स में भी डिसेबल हो जाएगा। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको हाइड करता हूँ व्यू पोर्ट से और रेंडर में हाइड नहीं हुआ, तो मैं अगर रेंडर करूँगा इसे, तो रेंडर में फिर भी आपका विजिबल होगा। अगर मैं इसे रेंडर्स में से भी हाइड कर देता हूँ, तो फिर आपका रेंडर में भी बेसिकली ये विजिबल नहीं होगा, ठीक है। तो आप समझ के कॉन्सेप्ट ये। अब लेट्स से हम इसमें ऐड करते हैं एक को जाते हैं ऐड में, मैश ऐड करेंगे, एक प्लेन ऐड करते हैं, ताकि हम बेसिकली एक ब्रिक वॉल बना सकें। ब्रिक वॉल का टेक्सचर हम बना के सीखेंगे टेक्सचर्स की बेसिक्स, सही है। बाकी लाइटिंग सेटअप वगैरह हम वही रहने देते हैं फिलहाल के लिए, बिकॉज उससे फ़र्क नहीं पड़ता एज सच। मैं आपको सिर्फ टेक्सचरिंग सिखाना चाह रहा हूँ इस ट्यूटोरियल में। अब पहले तो मैं इसको रोटेट करूँगा और एक्स और 90 डिग्रीज रोटेट करते हैं ऐसे, और आप देख सकते हैं अब इस पर कोई मटेरियल, कोई टेक्सचर लगा हुआ नहीं है। तो अभी हम जाके उसे ऐड करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा स्टेप होगा वो सेम होगा, हमने यहाँ पे न्यू में दबाना है, और यहाँ पे आप देखेंगे कि बेस कलर में ना, इंस्टेड ऑफ हैविंग अ कलर, एक कलर के बजाय हम इसमें एक इमेज डालना चाहते हैं। अब टेक्सचरिंग के पूरे जो ऑप्शंस है ना, यहाँ पे आपको नहीं मिल रहे होते पूरे। अगर आपको टेक्सचरिंग के ऑप्शंस चाहिए तो उसके लिए आपको यहाँ पे ये शेडिंग टैब जो है दिख रही है आपको, इस पर आपने क्लिक करना है। अब डिफरेंट आपके पास चीज़ों के लिए डिफरेंट टैब्स होती हैं ब्लेंडर में। अभी हम शेडिंग टैब यूज़ करने वाले हैं, बाद में और टैब्स भी क्या पता यूज़ करें, लेकिन फ़िलहाल के लिए हम इसको शेडिंग को दबाएंगे। और अगर हम शेडिंग टैब को दबाएं तो आप देख सकते हैं हम यहाँ पे आ गए, और ये हमारे पास थोड़ी पूरी जो ब्लेंडर का लेआउट है वो चेंज हो गया है। अब मैं आपको समझाने वाला हूँ, शुरू में मुश्किल लगता है लोगों को, कोई मसले की बात नहीं है। सबसे पहले एक चीज़ हम करेंगे कि हम थोड़ा लेआउट अपना बेहतर करेंगे, थोड़ा से ऑर्गेनाइज करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारे पास एक फाइल एक्सप्लोरर की तरह चीज़ आ रही है। इसको अगर हम यहाँ पे बीच में राइट क्लिक करें ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मेरा माउस बीच में थोड़ा एरोज़ बन गया, इस पर राइट क्लिक करूँगा और मैं से करूँगा जॉइन लेफ्ट। जॉइन लेफ्ट को दबाऊंगा तो वो बेसिकली लेफ्ट वाला जो था ना, वो विंडो थी, वो बंद हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, क्योंकि हमें वो ज़रूरत नहीं है उसकी। सिमिलरली ये जो हमारे पास विंडो है, ये भी हम यूज़ नहीं करने वाले, तो इसको भी मैं राइट क्लिक करके जॉइन लेफ्ट कर दूँगा ताकि वो भी चली जाए। ये हम ताकि अपनी वर्क फ्लो को थोड़ा ईजी रखें और पूरी जो लेआउट है उसको आसान रखें। अब आप देख सकते हैं हमारे पास बेसिकली सीन तो वही है, लेकिन सीन थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। पहले हम बेसिकली इस मोड में थे, रेंडर्ड मोड में थे, आप उसमें भी जा सकते हैं, लेकिन अब हमें ये एक दूसरे मोड में ले गया। एक बीच वाला मोड होता है जिसको कहते हैं लुक डेव मोड। अब लुक डेव मोड में बेसिकली आप टेक्सचर्स वगैरह जो है वो विजुअलाइज कर सकते हैं, लेकिन इसमें लाइटिंग जो है आपकी अफेक्ट नहीं करेगी। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं इस लाइट को सेलेक्ट करके अगर लेट से मैं लाइट ऑप्शंस में जाऊँ और पावर बहुत ज़्यादा बढ़ा दूँ, तो आप देखेंगे कि इसमें हमें अफेक्ट नहीं करेगी, हमें डिफरेंस फील नहीं होगा। हालांकि अगर मैं रेंडर्ड मोड में जाऊँ तो फिर आप देखेंगे इसका इफेक्ट जो है वो फिर अप्लाई होगा। तो मैं इसे ज़रा अंडू करता हूँ पहले पावर को, ठीक है। तो अभी लेट्स से फ़िलहाल के लिए हम लुक डेव मोड में ही रहते हैं ताकि हम अपने टेक्सचर्स ऐड कर सकें। हमने करना है ये, हमने इस प्लेन को सिलेक्ट करना है, और अब अगर नीचे आते हैं यहाँ पे तो आप देखेंगे ये हमारे पास एक नोड बेस्ड वर्क फ्लो आ गई है हमारे पास। नोड बेस्ड वर्क फ्लो का मतलब ये होता है कि ये जो आपके पास चीज़ें हैं ये एसेंशली एक नोड्स हैं, और उनको आप मूव कर सकते हैं। यहाँ पे आप और नोड्स ऐड कर सकते हैं, और बेसिकली आप इन नोड्स के अंदर वैल्यूज़ जो है उनको भी चेंज कर सकते हैं, सही है। तो हमने करना है बेसिकली ये है कि हमें बेस कलर, यहाँ पे बेस कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हमें बेस कलर में एक इमेज डालना है, राइट। तो हम करेंगे क्या, ये जो चीज़ है ना, ये जो येलो कलर का डॉट है, इसके अंदर हम कुछ भी प्लग इन कर सकते हैं। प्लग इन कैसे करेंगे, हम सिंपली अपने गूगल क्रोम में जाएंगे। तो हमने क्रोम पे आने के बाद बेसिकली जो टेक्सचर है हमारा, इसको सेलेक्ट करना है। मेक श्योर करें कि आप जेपेक फॉर्मेट में हो। पहले जेपेक फॉर्मेट में नहीं हुआ था इंस्टॉल डाउनलोड, तो मैंने दोबारा से जेपेक में डाउनलोड किया था, लेकिन हमने बेसिकली इसे ड्रैग करना है। ड्रैग करके अब यहाँ तो आप ऑल्ट टैब दबा दें ब्लेंडर में जाने के लिए, यहाँ तो ब्लेंडर में ऐसे जाके यहाँ पे आपने इसे ड्रॉप कर देना है।
आप ड्रॉप करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे लिखा रहा है ब्रिक टेक्स्ट, जो बेसिकली हमारे उसका नाम था टेक्सचर का, और नीचे हमें कुछ ऑप्शंस दे रहा है। लेकिन आप देख सकते हैं इंटरेस्टिंग चीज़ कि यहाँ पे भी येलो डॉट है, यहाँ पे भी येलो डॉट है। अब बिकॉज इन दोनों डॉट्स के जो कलर्स हैं वो सेम है, तो हम इन्हें कनेक्ट कर सकते हैं आपस में। तो हम करेंगे क्या, यहाँ से हम ड्रैग आउट करेंगे और इसको इसमें प्लग इन कर देंगे। जब हम प्लग इन करेंगे तो आप इंटरेस्टिंग बात ये नोटिस करेंगे कि हमारा जो वो है जो हमारा ऑब्जेक्ट है उस पर ये टेक्सचर अप्लाई हो चुका है। सही है? तो अब हम देख सकते हैं इस तरह से हम टेक्सचर्स ऐड करते हैं ब्लेंडर में। अब अगर मैं रेंडर मोड में जाता हूँ तो आप देखेंगे कि ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई जिस तरह वॉलपेपर नहीं होता, जो बहुत बुरी क्वालिटी का वॉलपेपर होता है, क्योंकि इसमें कोई रिफ्लेक्शन में चेंजेस नहीं आ रहे, कोई इसमें कोई डेप्थ की फीलिंग नहीं आ रही। हमें ऐसा लग रहा है जैसे कोई ये तस्वीर ली है किसी ने और प्रिंट कर दी है, तो क्योंकि उसमें कोई डेप्थ नहीं है, तो ये बहुत बुरा लग रहा है। और हम एक्चुअल जो ब्रिक मटेरियल बनाना चाह रहे हैं उसमें हमें एक्चुअल डेप्थ वगैरह चाहिए होगी, हमें बहुत बेहतर बनाना है उसे मटेरियल को। उसके लिए हमें चाहिए होंगे बेसिकली फिजिकली बेस्ड रेंडरिंग टेक्सचर्स, जिनको हम कहते हैं पीबीआर टेक्सचर्स। अब अभी हमारे पास सिर्फ एक इमेज है, ठीक है। एक इमेज का मतलब है कि हमारे पास सिर्फ इसकी जो कलर इन्फॉर्मेशन है कि किस कलर का ये क्या टेक्सचर है, इस पर बेसिकली नज़र क्या आ रहा है हमें, वो इसमें सिर्फ इन्फॉर्मेशन है। हमें सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, हमें इसकी ये भी इन्फॉर्मेशन चाहिए कि बेस कलर्स का क्या है। हमें इसकी रफनेस इन्फॉर्मेशन भी चाहिए जो हम यहाँ पे प्लग इन करेंगे। हमें इसकी लेट्स से मेटालिक इन्फॉर्मेशन भी चाहिए। हमें इसकी डिफरेंट तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए, और नॉर्मल इन्फॉर्मेशन, डिस्प्लेसमेंट इन्फॉर्मेशन, ये सारी ज़्यादा हमें इन्फॉर्मेशन जब मिलेंगी उसके हिसाब से हम फिर एक बेहतर टेक्सचर जो है, ज़्यादा रियलिस्टिक टेक्सचर हम बिल्ड कर सकते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे जल्दी से एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि पीबीआर टेक्सचर जो होते हैं वो होते क्या हैं, और बेसिकली उनमें जो मैं डिफरेंट आपको पार्ट्स बता रहा हूँ कि नॉर्मल मैप होता है, उसमें डिस्प्लेसमेंट मैप होता है, उसमें रफनेस मैप होता है, डिफरेंट तरह के मैप्स होते हैं। उनका काम क्या होता है और हर मैप में क्या इन्फॉर्मेशन स्टोर हुई हुई होती है। अब मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूँ और इस एग्जांपल से मैं आपको समझाऊंगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपने इस तरह का मटेरियल बनाना है, राइट, ये मटेरियल जो है काफ़ी रियलिस्टिक लग रहा है, ठीक है। इसमें काफ़ी डिफरेंट पार्ट्स है जिनसे ये मटेरियल बना हुआ होता है। सही है। सबसे पहला पार्ट जो होगा वो होगा एक कलर मैप, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ये कलर मैप है। तो ये कलर मैप का मतलब ये होता है कि उसमें जो कलर्स डिफरेंट पोजीशंस पे जो कलर्स होंगे ऑब्जेक्ट के, वो स्टोर हुए होंगे। अगर मैं आपको इसका एक और एग्जांपल दिखाऊँ यहाँ पे, तो ये जो है ये कलर मैप है। से इसमें आपको लेट्स से ये पत्थरों का फॉर एग्जांपल है मैप, तो इसमें पत्थरों का जो कलर होगा वो आपको डिस्प्ले होगा। उसके बाद जो अगला हमारा मैप आता है वो आता है एक रफनेस मैप। रफनेस मैप भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज उसमें आपके ऑब्जेक्ट की आपके मटेरियल की रफनेस इन्फॉर्मेशन स्टोरी भी होती है कि कहाँ से वो ऑब्जेक्ट थोड़ा रफ है, कहाँ से वो ऑब्जेक्ट थोड़ा ज़्यादा शाइनी है। वो सारी इन्फॉर्मेशन इस वाले मैप में स्टोरी भी होती है। अगर मैं आपको इस एग्जाम्पल से बताऊँ तो ये जो है ना, ये वाला जो मैप होगा ये रफनेस मैप होगा। अगेन इसमें जो जितनी वैल्यू आपकी डार्क होगी उतना ज़्यादा आपका जो है वो वाला पार्ट थोड़ा शाइनी ज़्यादा होगा। जितनी आपकी वैल्यू जो होगी थोड़ी वाइट की तरफ क्लोज होगी, उतना आपका ऑब्जेक्ट जो है वो रफ होगा ज़्यादा। तो आप देख सकते हैं इसमें जो थोड़े डार्क पार्ट्स हैं वो ज़्यादा शाइनी है, थोड़े वाइट पार्ट्स जो हैं वो ज़्यादा रफ हैं। सही, रफनेस मैप कवर कर लिया हमने। उसके बाद आते हैं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मैप। डिस्प्लेसमेंट मैप से क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट मैप से बेसिकली एक्चुअल आपके ऑब्जेक्ट में डेप्थ आती है। और बेसिकली फॉर एग्जांपल अगर आपकी पत्थर बना रहे हैं या आप कोई ब्रिक बना रहे हैं, तो उस ब्रिक की जो एक्चुअल 3D उसका टेक्सचर जो होगा ना, वो एक्चुअल में 3D मैश आपकी जो है वो डिस्प्लेस होगी, और आपकी 3D व्यू पोर्ट में वो ऑब्जेक्ट एक्चुअली उसमें एक डेप्थ आएगी और वो ऑब्जेक्ट काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक लगेगा। डिस्प्लेसमेंट मैप आई नो थोड़ा मुश्किल होता है समझने में शुरू में, अगर आपको अभी इसका मतलब नहीं भी समझ आया कोई मसले की बात नहीं है। जब हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तब आपको इसका जो इफेक्ट है वो एक्चुअली समझ आएगा और आपको फिर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा काफ़ी ज़्यादा। उसके बाद हम आते हैं नॉर्मल मैप की तरफ। नॉर्मल मैप भी सिमिलर होता है डिस्प्लेसमेंट मैप से इन द सेंस कि आप इसमें भी डेप्थ इन्फॉर्मेशन स्टोर करते हो। लेकिन नॉर्मल मैप का फ़ायदा जो होता है यूज़ करने का वो ये होता है कि नॉर्मल मैप में बेसिकली आपके जो कंप्यूटर के रिसोर्सेज होते हैं वो बहुत कम लग रहे होते हैं। अगर आपका पीसी वीक है या लेट्स से आपको जल्दी रेंडर करना है किसी ऑब्जेक्ट को, तो फिर आप नॉर्मल मैप यूज़ करेंगे इंस्टेड ऑफ डिस्प्लेसमेंट मैप। नॉर्मल मैप जो होता है वो सिर्फ आपको एक इल्यूजन देता है डेप्थ का, वो असल में ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस नहीं कर रहा होता। तो अगेन उसमें जो रियलिज्म का फैक्टर होता है वो थोड़ा सा कम होता है कंपेयर टू डिस्प्लेसमेंट मैप्स। लेकिन अगेन ये ज़्यादा थोड़ा वो होता है क्या कहते हैं उससे थोड़ा ज़्यादा एफिशिएंट होता है। उसके बाद लास्ट हम जिस मैप की बात करने वाले हैं वो है एम्बिएंट ऑक्लूजन मैप। एम्बिएंट ऑक्लूजन मैप होता है बेसिकली आपके ऑब्जेक्ट्स के जो थोड़े शैडो वाले एरियाज़ होते हैं, थोड़े जो क्लोज टुगेदर एरियाज़ होते हैं, उनमें जो शैडो क्रिएट होता है ना, जो उस ऑब्जेक्ट को रियलिस्टिक बनाता है, वो इन्फॉर्मेशन स्टोरी होती है एम्बिएंट ऑक्लूजन मैप में। अगेन आपको अगर अभी समझ नहीं आया इसकी डेफिनेशन, अगर आपको एग्जांपल चाहिए इसका, तो आप ये वीडियो देखते रहें, इसमें पूरा कवर हुआ हुआ है, पूरा मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है कि एम्बिएंट ऑक्लूजन मैप ऐड करने से आपका ऑब्जेक्ट में, आपके मटेरियल में फ़र्क क्या आता है। तो अगर आपको इनमें से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें समझ नहीं आई तो दैट्स परफेक्टली फाइन। हम जब कवर करेंगे ना इनके एक्चुअल इफेक्ट्स, तो फिर आपको समझ आएंगी चीज़ें, लेकिन एटलीस्ट आपके पास एक बेसिक आइडिया आ गया होगा कि आपके मैप्स जो हैं वो किस तरह के दिखेंगे। ठीक है, तो अगेन यहाँ पे भी अगर आपको एग्जांपल दिखाऊँ तो ये कलर मैप, रफनेस मैप, नॉर्मल मैप और एम्बिएंट ऑक्लूजन मैप। इसमें हमें डिस्प्लेसमेंट मैप नहीं दिखाया हुआ, लेकिन वो डिस्प्लेसमेंट मैप जो होता है वो कुछ इस तरह का दिखता है, इस तरह का। ठीक है, तो लेट्स गो अहेड एंड गेट स्टार्टेड विद द इम्प्लीमेंटेशन। तो अभी के लिए मैं क्या करूँगा, मैं इसे डिलीट करूँगा और मैं इंटरनेट पे जाके आपको बताऊंगा कि आपने पीवीआर टेक्सचर्स लेने कहाँ से होते हैं और किस तरह से आप फ्री में पीवीआर टेक्सचर्स ले सकते हैं। अब सबसे पहले जो वेबसाइट जो मैं आपको रेकमेंड करने जा रहा हूँ फ्री टेक्सचर्स लेने के लिए,
वो है पॉलीहेवन के नाम से, सॉरी, पॉलीहेवन। ठीक है, पॉलीहेवन टेक्सचर सर्च करेंगे आप, और यहाँ पे आप देख सकते हैं polyhaven.com पे अगर आप जाएँ, इनके पास बहुत अच्छे PBR टेक्सचर्स होते हैं। आप देख सकते हैं ये काफ़ी ज़्यादा आपके पास अच्छी वैरायटी है। इनमें आप कोई भी सेलेक्ट करके आप अपने रेंडर में सॉरी अपने ऑब्जेक्ट में आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। अभी के लिए फॉर एग्जांपल हम ये रेड ब्रिक यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मुझे एक और बेहतर नीचे टेक्सचर मिला था, ये वाला मेडिवल रेड ब्रिक। हम ये वाला टेक्सचर यूज़ करते हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है। आपने करना सिंपली ये है कि यहाँ पे आपने जो रेजोल्यूशन है इसकी, जो क्वालिटी है वो सेलेक्ट करनी है आपने। मैं रिकमेंड करूँगा एटलीस्ट 4K तो करें आप, 2K भी करेंगे 2K भी चलेगी, लेकिन ऑब्वियसली जितना आप हाई रेजोल्यूशन जाएंगे उतना ज़्यादा आपके कंप्यूटर पे ज़्यादा भारी होगा, रेंडरिंग स्लो होगी, लेकिन उसके साथ साथ आपकी जो क्वालिटी होगी रेंडर्स की वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी आपको नज़र आएगी। तो अभी के लिए मैं लेट्स से इसे 4K सेलेक्ट करता हूँ, और ये जो फाइल फॉर्मेट आप इसे जिप ही रहने दें। उसके बाद हम डाउनलोड को क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड जो है वो हमारी स्टार्ट हो जाएगी। अब जब ये डाउनलोड कंप्लीट हो जाएगी तो हम इसे जिप फाइल को खोलेंगे। इसमें लगेंगे 5 सेकंड, लेकिन ओके ख़त्म हो गई। तो अभी हमने ये फ़ाइल खोला है, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास टेक्सचर्स का फोल्डर है। इस टेक्सचर्स के फोल्डर को अगर हम खोलते हैं तो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट ऑप्शंस है वो हमारे पास अवेलेबल है। हमारे पास एक रफनेस मैप है जिसका नाम यहाँ पे रफ लिखा हुआ है, उसके साथ साथ हमारे पास नॉर्मल मैप भी है। अब नॉर्मल मैप से उन्होंने 2 दिया है हमें, थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, लेकिन आपने बेसिकली अगर आप विंडोज़ पे हैं तो आप DX यूज़ करेंगे, अगर आप विंडोज़ पे नहीं है, अगर आप फॉर एग्जाम्पल मैक यूज़ करें तो आप GL वाला मैप यूज़ करेंगे। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, मैं इसमें डिटेल में नहीं जाने वाला कि क्यों इस तरह होता है, लेकिन बस आपने इस चीज़ को फॉलो करना है। उसके साथ साथ आपके पास डिस्प्लेसमेंट मैप भी है, उसके साथ साथ आपके पास ये जो डिफ लिखा हुआ है इसका मतलब है डिफ्यूज़ मैप। डिफ्यूज़ मैप एसेंशली कलर मैप होता है, जिस तरह हमने, अगर मैं ब्लेंडर में वापस जाऊँ तो ये आप देख सकते हैं जो बेस कलर में हमने किया था प्लगइन, ये हम डिफ्यूज़ मैप इसमें करेंगे। और उसके साथ आपके पास ARM है, ARM जो हम यूज़ नहीं करने वाले, ये थोड़ा डिफरेंट अनरियल इंजन और इस तरह के सॉफ्टवेयर के लिए होता है। और आपके साथ उसके साथ साथ आपके पास AO भी है, एम्बिएंट ऑक्लूजन भी है आपके पास इसमें। अब ये आपको समझने की ज़रूरत नहीं है कि ये डिफरेंट मैप्स जो हैं वो करते क्या हैं। ऑल यू नीड टू डू इज़ आपने सारे सेलेक्ट करने हैं, आपने कॉपी करना है इसे, और आपने कहीं पे भी इसे सेव कर देना, बिकॉज एक जिप फाइल में था और हम जिप फाइल से इसे निकालना चाह रहे हैं। तो मैं लेट्स से डेस्कटॉप पे एक नया फोल्डर बनाता हूँ, न्यू फोल्डर, आई विल कॉल दिस texture_brick। ठीक है, इसे ओपन करेंगे और यहाँ पे हम इसे पेस्ट कर देंगे। अब जब आपके जो फाइल्स हैं सारे जो वो एक्सट्रैक्ट हो गए हैं, आपने करना है ये, आपने सिंपली सबको सेलेक्ट करना है, और आपने सबको सेलेक्ट करके आपने सिंपली ब्लेंडर के अंदर ऐसे ड्रैग इन कर देना है, और ये सारे जो हैं आपके एक एक करके बारी बारी सारे आपके आ जाएंगे ब्लेंडर में। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ARM जो हमें यूज़ नहीं करना, इसको हम डिलीट कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट पे जाते हैं, ये डिफ्यूज़ है। डिफ्यूज़ हमने करना ये होता है कि हमने सिंपली इसे कलर वाले उसमें प्लग इन कर देना है। मैं इसे ऐसे उठा के इसे प्लग इन करूँगा, सही होगा। और अब देखेंगे हमारे पास जो टेक्सचर है वो आ गया। अभी ऑब्वियसली बहुत ही बुरा लग रहा है बिकॉज हमने बाकी टेक्सचर्स प्लग इन नहीं किए हुए, लेकिन एटलीस्ट हमें पता है कि हमारे टेक्सचर जो है वो सही से इंपोर्ट हुए हैं, क्योंकि हमारे पास एटलीस्ट डिस्प्ले हो रहा है। अब हम नेक्स्ट वाले टेक्सचर पे जाते हैं। इनफैक्ट मैं सबको ना पहले एक बार सेलेक्ट करके थोड़ा सा करीब ले आता हूँ ताकि थोड़ा आसान हो सबको प्लेस करना। अगेन, अगर आपको ये नोट बेस्ड वर्कफ्लो समझ नहीं आ रही तो कोई मसले की बात नहीं है, शुरू में लोगों को मुश्किल लगता है, लेकिन जैसे जैसे आप इस वीडियो को बार बार देखें या जैसे जैसे आप थोड़ी प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे तो आपको होपफुली ज़्यादा समझ आने लग जाएगा। तो आप देख सकते हैं हमारे पास बाकी टेक्सचर्स ये सारे यहाँ पे अवेलेबल हैं। हम जो अभी अगला टेक्सचर अप्लाई करने वाले हैं इसमें वो होगा ये वाला रफनेस टेक्सचर, बिकॉज बाकी जो है थोड़े ज़्यादा मुश्किल है अप्लाई करना, तो मैं आपको वो बताऊँगा अप्लाई करना बाद में। लेकिन बाकी सबको सेलेक्ट करके हम थोड़ा सा साइड पर कर देते हैं फ़िलहाल के लिए। इसके नीचे इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं और इसके नीचे हम यहाँ पे रफनेस टेक्सचर जो है यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं, और इसमें से आप सिंपली कलर वाली जो वैल्यू है उसको निकाल के आप रफनेस के अंदर डाल दोगे। अब रफनेस मैप के साथ, इनफैक्ट सब मैप्स के साथ आपने करना ये होगा, सिवाय आपके जो डिफ्यूज़ मैप है, आपने नीचे जाके जो कलर स्पेस है ना, आपने सिंपली इसकी कलर स्पेस को जाके नॉन कलर में सेट कर देना है। ये थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ है, मैं आपको इसका रीज़न नहीं बताने वाला बिकॉज थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन बेसिकली कलर स्पेस जो इसकी है वो आपने हर टेक्सचर की सिवाय आपके डिफ्यूज़ टेक्सचर की आपने इसे नॉन कलर सेट करनी है। उसके बाद हम आते हैं नॉर्मल में। आप देखेंगे बाय द वे रफनेस वाला टेक्सचर जब हमने ऐड किया तो ये थोड़ा ज़्यादा जो है ना रफ़ हो गया। अगर मैं इसे रिमूव करके आपको दिखाऊं, ऐसे करके रिमूव करूँगा, आप देखिए कितना ज़्यादा पहले शाइनी था। ऑब्वियसली ब्रिक्स जो होती हैं वो शाइनी नहीं होती, लेकिन हम इसे अगर रफनेस में प्लग इन करें तो आप देख सकते हैं ज़्यादा रफ़ हो गया। सही है। अब हम आते हैं अपने नॉर्मल मैप की तरफ, जो कि है बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए। मैं जो सेलेक्ट करने वाला हूँ DX वाला, बिकॉज मैं विंडोज़ पे हूँ। अगर आप मैक OS में आई थिंक आप GL वाला भी चला सकते हैं, लेकिन यहाँ DX वाला सेलेक्ट कर लिया मैंने, यहाँ पे लिया। और मोस्टली आपको जो है ना मोस्टली जगहों से आपको जो PBR टेक्सचर्स मिलेंगे उसमें एक ही नॉर्मल मैप होगा। ये पॉलीहेवन वाले जो हैं वो आपको 2 मैप्स देते हैं, तो आपने परेशान नहीं होना। ठीक है, अब हम करेंगे क्या, हम सिंपली इसको कलर को सेलेक्ट करेंगे और इसे नॉर्मल में डाल देंगे। अब आप देखेंगे कि ये बहुत ही अजीब सा हमारा हो गया, और हम ऑब्वियसली इस तरह नहीं चाहते कि हमारा ये जो मटेरियल है वो इस तरह का हो। तो हमने करना बेसिकली है सिंपली हमने शिफ्ट A दबाना है अपने कीबोर्ड पे। शिफ्ट A का मतलब होता है कि आप कोई नोड ऐड करना चाह रहे हैं इसमें। आपने करना है सिंपली आपने सर्च को दबाना है,
और आपने अपने सर्च करना है नॉर्मल, और ये जो नॉर्मल मैप वाला आपको नज़र आ रहा है ना, इसको आपने सेलेक्ट करके इन दोनों के बीच में आपने इसे प्लग इन कर देना है। सही है। जब आप ये करेंगे तो आपका जो टेक्सचर है वो वापस आ जाएगा, और आप देख सकते हैं कि अगर मैं बहुत ही जूम करूँ इसमें, और आई थिंक हमारी जो लाइटिंग है काफ़ी थोड़ी वो है, ब्राइट नहीं है, तो मैं इस लाइट को सेलेक्ट करके इसकी पावर इंक्रीज़ करता हूँ, लेट्स से 200 कर देता हूँ फॉर एग्जांपल, ताकि आपको थोड़ा फ़र्क नज़र आए। आप देखेंगे कि अब आप देख सकते हैं हल्का सा जो इसमें वो है ना, जो इसकी डेप्थ है और जो जो क्रैक्स वगैरह इसमें हैं और जो डिफॉर्मिटीज़ हैं वो आपको बेहतर तरीके से नज़र आ रही हैं। एक और चीज़ हम यहाँ पे करेंगे, पहले इसको नॉन कलर सेट करेंगे, और अब आप देख सकते हैं कि हमारा टेक्सचर जो है वो वापस नॉर्मल लग रहा है। लेकिन अगर मैं बहुत ही जूम करके, बहुत ही करीब जूम करूँ, और इसे अगर मैं लेट्स से अनप्लग करूँ, तो आप देखेंगे पहले कितना फ्लैट लग रहा था, कोई इसमें डेप्थ नहीं नज़र आ रही। लेकिन अगर मैं इसे प्लग इन करूँ तो अच्छी खासी हमें डेप्थ जो है वो फील हो रही है, और एक्चुअल रियल ब्रिक्स की तरह ये लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अब एक इंटरेस्टिंग बात नोटिस करने के लिए ये है कि नॉर्मल मैप जो होता है ना, अगर हम इसे साइड से देखेंगे तो वो एक्चुअली हमारे प्लेन को मॉडिफाई नहीं कर रहा, प्लेन हमारा सीधा ही है। लेकिन अगर हम इसे साइड से या ऊपर से देखते हैं तो हमें ऐसे लगेगा जैसे 3D डेप्थ है इसमें, लेकिन असल में डेप्थ होती नहीं है। अब ये वाला जो ऑप्शन है, जो नॉर्मल मैप ऐड करने का ऑप्शन है, वो बहुत अच्छा है अगर आपका लेट्स से पीसी स्लो है, या आपने बहुत ही ज़्यादा एलिमेंट्स अपनी सीन में ऐड किए हुए हैं और आपको थोड़ा फास्ट रेंडरिंग चाहिए, तो उसके लिए नॉर्मल मैप बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आपको बेस्ट क्वालिटी चाहिए, अगर आपको आप चाहते हैं कि साइड से देखें तो फिर भी आपको ऐसा लगे कि एक्चुअली 3D डिस्प्लेस हुआ हुआ है, उसके लिए आपको यूज़ करने पड़ेंगे डिस्प्लेसमेंट मैप्स। अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे नोटिस करने की है, जो खुद मुझे रिसेंटली पता लगी है, वो है कि डिस्प्लेसमेंट मैप्स और नॉर्मल मैप्स आप दोनों साथ नहीं यूज़ कर सकते। आपने या तो डिस्प्लेसमेंट मैप यूज़ करना है, या तो आपने नॉर्मल मैप यूज़ करना है। उमूमन लोग जो हैं दोनों को साथ यूज़ कर रहे होते हैं, तो उसमें आपको जो रिजल्ट्स हैं वो ज़्यादा अच्छे नहीं मिलते। यू आर सपोज टू यूज़ ओनली वन ऑफ दैम। सही है। हम करेंगे कि हम पहले से नॉर्मल मैप को अनप्लग करते हैं यहाँ से, ठीक है। अनप्लग करने के लिए बाय द वे बहुत ही सिंपल तरीका, आपने यहाँ से ड्रैग ऑफ करना है ऐसे, और बीच में छोड़ देना है। अब हमारे पास ये जो डिस्प्लेसमेंट का ऑप्शन है ना, ये हमने ऐड करना है। अब आप इंटरेस्टिंग चीज़ एक नोटिस करेंगे, यहाँ पे हमारे पास डिस्प्लेसमेंट का ऑप्शन ही नहीं है। इसकी वजह ये है कि बेसिकली डिस्प्लेसमेंट जो है यहाँ पे डायरेक्टली मटेरियल आउटपुट वाले नोड में यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है। सही है। तो हम इससे कलर को सिलेक्ट करेंगे, ड्रैग इन करेंगे इस तरह से डिस्प्लेसमेंट में, और आप देखेंगे कि बहुत ही अजीब सा हो गया है। अभी भी हमारी मैश जो है वो एक्चुअल में 3D स्पेस में डिस्प्लेस नहीं हो रही। अब इसको पहले तो हम ये इसकी जो बहुत ही बुरा लग रहा है इसको हम फिक्स करेंगे। उसको फिक्स हम इस तरह से करेंगे कि बेसिकली जिस तरह हमने यहाँ पे नॉर्मल मैप ऐड किया था इन दोनों के बीच में, हमने इन दोनों के बीच में एक डिस्प्लेसमेंट मैप ऐड करना है। तो हमने अगेन शिफ्ट ए को दबाना है, सर्च में जाना है, और सॉरी डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे हमने क्लिक किया इसे, और इन दोनों के बीच में अगर इसे प्लेस करते हैं तो ये ऐड हो जाएगा वहाँ पे। सही है। अब आप देखेंगे ऑब्वियसली कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। सबसे पहले हम इसको जाके नॉन कलर सेट करेंगे, नॉन कलर सेट कर दिया। अब फ़र्क ना पड़ने की वजह जो है ना, ये है क्योंकि इसकी हाइट जो है वो 0 है। अगर मैं हाइट को थोड़ा बढ़ाता हूँ, लेट्स से मैं इसे थोड़ा, अगर फॉर एग्जांपल इसमें 1 कर देता हूँ, अब आप देखेंगे कि इवन तो हमने इसकी हाइट जो है 1 सेट कर दी है, फिर भी हमारे पास जो है डिस्प्लेसमेंट मैप सही से काम नहीं कर रहा। अब इसके लिए हमें 2 और स्टेप्स करने पड़ेंगे। स्टे विद मी प्लीज़, थोड़ा सा आई नो शुरू में लोगों को मुश्किल लगता है, कोई मसले की बात नहीं, आप इस वीडियो को बार बार देखेंगे। प्रोसेस जो है आप यूजुअली करते नहीं है बाय द वे, ये प्रोसेस सारा प्रोसेस जो है ऑटोमेट हो जाएगा। मैं आपको सिर्फ एक बार दिखाना चाह रहा हूँ कि करते किस तरह से। आप बाद में इसके लिए एड ऑन यूज़ करेंगे, प्लग यूज़ करेंगे, तो उसके लिए आपको ये वाला ज़्यादा मतलब ज़्यादा ऑफन आपको करना नहीं पड़ेगा, कभी कभी आप करेंगे, बिल्कुल रेयरली। तो हम करेंगे क्या, हम बेसिकली इस डिस्प्लेसमेंट को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद हम अगर मटेरियल में जाते हैं ना, तो हम नीचे आके यहाँ पे आप देखेंगे कि सेटिंग्स का ऑप्शन है। इस सेटिंग्स के ऑप्शन को हम क्लिक करेंगे, और यहाँ पे आपको एक डिस्प्लेसमेंट की चीज़ दे रहा है। अगर मैं इसे थोड़ा सा बड़ा करूँ आपको ज़्यादा नज़र आएगा। डिस्प्लेसमेंट के आगे यहाँ पे बम्प ओनली सेलेक्ट हुआ है। आपने यहाँ पे क्या करना है, आपने डिस्प्लेसमेंट एंड बम्प को सेलेक्ट करना है। अब ये हमारा पहला स्टेप हो गया। अभी भी आप देखेंगे कि कुछ हुआ नहीं, हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो पीछे चला गया, लेकिन एक्चुअल में ऑब्जेक्ट रियलिस्टिक नहीं लग रहा। अच्छा, उसकी वजह ये है कि अगर मैं टैब दबा के अपने एडिट मोड में जाऊँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 4 जो है वर्टिसीज़ हैं, ठीक है, टोटल। और बेसिकली डिस्प्लेसमेंट जो है ना, वो काम इस तरह करती है कि वो एक्चुअल आपकी ज्योमेट्री को, मतलब एक्चुअली जो पॉइंट्स होती हैं, वर्टिसीज़ होती हैं, उनको उठा के आगे पीछे मूव करके आपके इमेज को रियलिस्टिक बनाती हैं। अगर आपको समझ नहीं आया, कोई मसले की बात नहीं है, दैट्स परफेक्टली फाइन, समझ इवेंचुअली आपको आ जाएगा। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है बाय द वे, अगर आपको ना समझाए ना पूरा, फिर भी कोई मसले की बात नहीं है, बिगिनर्स के लिए मुश्किल होता है कॉन्सेप्ट ये। लेकिन ट्रस्ट मी, आप अगर स्टेप्स फॉलो कर लें, मेरे समझ ना भी है फिर भी खैर, आपको आहिस्ता आहिस्ता इसकी अंडरस्टैंडिंग जो है बेहतर होती जाएगी। ठीक है। तो हमने करना है कि हमने इसमें ज़्यादा पॉइंट्स ऐड करने हैं, हमने ज़्यादा इसको सब डिवाइड करना है, ताकि जो है हम हमारा डिस्प्लेसमेंट मॉडिफायर जो है सही तरीके से काम कर पाए। अब मैं टैब दबा के दोबारा एडिट मोड से बाहर निकलूँगा, और हमने करना सिंपली है ना कि हमने यहाँ पे इस प्लेन को सिलेक्ट करके हमने यहाँ पे ये जो अगेन टूल जो बना हुआ है ये, इसको हमने क्लिक करना है। अगेन मॉडिफायर्स में ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि आपको आएंगे, मॉडिफायर्स हमने कवर नहीं किया अभी तक, हम आगे वाली वीडियोस में फुली कवर करेंगे अभी के लिए। लेकिन आपने सिर्फ क्या करना है, आपने इसे क्लिक करना है, आपने यहाँ पे ऐड मॉडिफायर को क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे जनरेट का आपके पास ऑप्शन आएगा, इसको आप इसमें आपने जाना है, और इसके नीचे सब डिवीजन सर्विस का आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आएगा, आपने उसको क्लिक करना है।
सबसे पहले आपकी जो मैश है वो इस तरह की कुछ हो जाएगी। हमने इसको ख़त्म करने के लिए, इस शेप को ख़त्म करने के लिए यहाँ पे सिंपल को दबाना है, सही है। और अब हमें एक ऑप्शन चाहिए जिसका नाम है एडेप्टिव सब डिविजन, लेकिन वो हमारे पास, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से उस ऑप्शन को इनेबल करते हैं, फिर हम उसे अप्लाई करेंगे तो हमारा जो काम है वो हो जाएगा। हमने सिंपली करना है, हमने रेंडर प्रॉपर्टीज़ में जाना है, इस बटन को क्लिक करके यहाँ पे आपने मेक श्योर करना है सबसे पहले तो कि आपका जो रेंडर इंजन है वो साइकिल सेट हुआ हुआ है, वो ईवी पे अगर होगा तो हमारे पास ये ऑप्शन नहीं आएगा, ठीक है, वो इसमें अवेलेबल नहीं है। उसके बाद आपने यहाँ पे फीचर सेट में जाके ना सपोर्टेड के बजाय आपने एक्सपेरिमेंटल को दबाना है, ठीक है। आप जैसे ये करेंगे और आप वापस मॉडिफाइड में जाएंगे तो आपके पास ये एडेप्टिव सब डिविजन का ऑप्शन आ जाएगा। बस इसे जैसे आप क्लिक करेंगे तो हमारा जो है एसेंशली ये वाला जो काम है सब डिविजन वाला वो कंप्लीट हो चुका है। अब हमने करना है कि सिर्फ लास्ट स्टेप है हमारा, हमने सिर्फ इस कलर को उठा के ना इस हाइट में प्लग इन कर देना है और इस नॉर्मल से निकाल देना है। आप देखेंगे कि हमारा जो है डिस्प्लेसमेंट ना वो काम कर रहा है, लेकिन इसकी जो स्केल है, इसका जो इसकी स्ट्रेंथ है वो बहुत ही ज़्यादा है। तो हमने करना क्या, इसकी स्ट्रेंथ को हमने तकरीबन 0.05 के आसपास रखेंगे। तो आप देखेंगे कि हमारा जो ब्रिक है वो एटलीस्ट डिस्प्लेस हो रहा है साइड से। अगर हम देखें तो एक्चुअल में ज्योमेट्री जो है हमारी आगे भी हुई हुई है, डिस्प्लेस हुई हुई है, लेकिन अभी भी थोड़ा हमारा ये दिखने में गंदा लग रहा है। तो हम इसे सिंपली राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे शेड ऑटो स्मूथ का बटन होगा हमारे पास, उसको हम क्लिक करेंगे तो हमारा इमेज जो है वो काफ़ी हद तक बेहतर लगेगा। अगेन अभी भी मेरे ख्याल में हमारी जो हमारा स्केल काफ़ी ज़्यादा है, तो हम इसे 0.03 कर देते हैं। और आप देखेंगे कि हमारी जो ब्रिक है, अगर हम यहाँ से साइड से देखें और इसे थोड़ा रेंडर होने दें तो एक्चुअली करीब से देखते हैं तो आप देखेंगे कि हमारी ब्रिक जो है काफ़ी बेहतर लग रही है। अब ये आप कम सिचुएशंस में यूज़ करेंगे, और अगर आपका पीसी स्लो है फिर तो आप बेसिकली नहीं यूज़ करेंगे इसे। आप सिंपली ये करेंगे कि आप नॉर्मल मैप यूज़ करेंगे, जो कि आपको वो भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देगा। अगर मैं जूम इन करके आपको दिखाऊँ, लेट्स से ये डिस्प्लेसमेंट मैप है, इसको अगर मैं अनप्लग करूँ, अनप्लग कर लिया, अब मैं नॉर्मल मैप इसमें प्लग इन करूँगा तो आप देखेंगे कि इससे भी आपको काफ़ी हद तक वो वाले अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएंगे। लेकिन अगेन अगर आप बहुत ही साइड से देखेंगे तो आपको लगेगा कि यार फेक है। हालांकि लेट्स अगर मैं यहाँ से देखता हूँ इसे तो थोड़ा मुझे पता लग रहा है कि यार ये फेक है, लेकिन अगर मैं डिस्प्लेसमेंट मैप ऐड करता हूँ तो वो उसमें एक्स्ट्रा लेवल ऑफ रियलिज्म जो है वो हमें देखने को मिलती है। आप देख सकते हैं यहाँ से साइड से भी, अगर मैं इसकी और थोड़ी इनफैक्ट कम कर दूँ तो आप देखेंगे कि एटलीस्ट हमें रियलिस्टिक लग रहा है देखने में थोड़ा ज़्यादा। तो अगेन आपके पास चॉइस आपकी अपनी है, या तो आप नॉर्मल यूज़ करें या तो डिस्प्लेसमेंट यूज़ करें। अभी के लिए बिकॉज मैं नहीं चाहता कि मेरा कंप्यूटर फट जाए रिकॉर्डिंग के दौरान, तो मैं नॉर्मली यूज़ करता रहूँगा। लेकिन सो ये हमारे पास अभी तक हमने ये चीज़ें कवर की हैं। हमने सबसे पहले सीखा कि बेस कलर किस तरह ऐड करते हैं, हमने फिर सीखा रफनेस किस तरह ऐड करते हैं, और फिर हमने सीखा कि हम नॉर्मल और डिस्प्लेसमेंट मैप किस तरह ऐड करते हैं। अब आखिरी सिर्फ हमारे पास एक जो है टेक्सचर मैप वो बचा है, वो है हमारे पास एम्बिएंट ऑक्लूजन। अब ये भी अगेन थोड़ा सा मुश्किल है ऐड करना, तो मैं इसे इसकी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा कि ये काम किस तरह करता है। मैं आपको सिर्फ इसका तरीका बता दूंगा, और इवेंचुअली होपफुली इन द फ्यूचर अगर मैं कोई एडवांस कोर्स बनाता हूँ इसका, तो फिर मैं आपको नोड्स की एक्चुअल जो मतलब होता है और नोड्स क्यों यूज़ करते हैं वो आपका तरीका सिखाऊंगा। अगेन थोड़ा एडवांस है तो मैं अभी आपको नहीं बोलूँगा कि आप इसके बारे में ज़्यादा टेंशन लो। आपने सिंपली शिफ्ट ए दबाना है टू ऐड अ न्यू नोड, आपने सर्च करना है और आपने सर्च करना है मिक्स कलर नोड। ये मिक्स कलर नोड एक आपके पास आएगा, इसको आपने यहाँ पे प्लेस करना है। अब बेसिकली आपने करना है ये, इसका जो आपके वो है ना डिफ्यूज़ टेक्सचर जो आपका है ना, जो आपका मेन बेस कलर है, इसको आपने ए में डालना है, ठीक है। आपने एम्बिएंट ऑक्लूजन को आपने बी में डालना है, सही है। अगर मैं इसे थोड़ा इस तरह से करूँ और अगेन इसको डिस्कनेक्ट कर दें, और ये जो आपका रिज़ल्ट इसका आ रहा है ना, ये रिज़ल्ट आपने सिंपली बेस कलर में आके डाल देना है। अब मैं इसे थोड़ा सा सही से ऑर्गेनाइज़ करूँगा पहले, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि इसको हम ऑब्वियसली अभी बुरा लग रहा है, हम इसे सही करेंगे इन 2 सेकंड्स। तो आप देख सकते हैं बेसिकली हमने ए में प्लग इन किया है डिफ्यूज़, बी में प्लग इन किया एम्बिएंट ऑक्लूजन, और रिज़ल्ट जो है उसको हमने बेस कलर में डाल दिया है। हमने सिर्फ यहाँ पे करना है, हम यहाँ पे हमने मिक्स के बजाय इसको करना है मल्टीप्लाई का ऑप्शन यहाँ पे, ठीक है। और आप देखेंगे कि बेसिकली हमें इतना ज़्यादा इफेक्ट डिफरेंस नहीं आ रहा, फील नहीं हो रहा ज़्यादा डिफरेंस, लेकिन हल्का सा रियलिस्टिक ज़्यादा लगेगा अगर मैं इसे कंपेयर टू, अगर मैं इसमें सिर्फ जो डिफ्यूज़ है वो डाल दूँ वापस, तो आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा ज़्यादा फेक लग रहा है। लेकिन अगर मैं इसे उसको करूँ, मतलब दोनों को डालूँ, तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा ज़्यादा शेडोज़ में रियलिस्टिक इफेक्ट ज़्यादा आ रहा है, और थोड़ा सा कंपैरेटिवली बेहतर लग रहा है। अगेन फैक्टर आप इसका जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा आपका रियलिस्टिक लगेगा। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा इसका फैक्टर जो है 1 पे रखें आप, और आप देख सकते हैं एक्चुअली इनफैक्ट काफ़ी अच्छा खासा डिफरेंस आया है। तो आप देख सकते हैं कि हम इसे किसी भी एंगल से देखें तो ये फॉर द मोस्ट पार्ट एक रियलिस्टिक उसकी तरह ब्रिक वॉल की तरह लग रहा है, एज़ कम्पेयर टू बिफोर जब हमारे पास सिर्फ एक बेस कलर था, हमारे पास कोई और नोड्स वगैरह नहीं थे। तो ये हमने बेसिकली टेक्सचरिंग की बेसिक जो हमने कवर की है।
अब मैं आपको एक खुशखबरी बताता हूँ। अगर आपको ये सारा प्रोसेस मुश्किल लगा तो आपके लिए खुशखबरी ये है कि आपको 90% ऑफ द टाइम ये पूरा प्रोसेस मैनुअली नहीं करना होता, आपके लिए ब्लेंडर ऑटोमेटिकली कर देता है। मैं ये चाह रहा था कि आपको एटलीस्ट तरीका बताऊँ कि होता किस तरह है, ताकि अगर आपको कभी ज़िंदगी में करना पड़ता है तो आपको आना चाहिए, लेकिन आप नॉर्मली नहीं यूज़ करेंगे इसे। हमने करना सिंपली ये है कि हमने एडिट में जाना है, ऊपर प्रेफरेंसेस में जाना है, यहाँ पे जाके एड ऑन्स में आप जाएंगे और अगर आप सर्च करें इसमें नोड रैंगलर, आप देखिए नोड रैंगलर एड ऑन है, इसको आपने इनेबल करना है। इनेबल करने के बाद हम इसको यूज़ करते हुए इस प्लेन पे टेक्सचर्स लगाएंगे ये वाले। लेकिन अभी बिकॉज हमारे टेक्सचर्स लगे हुए हैं ऑलरेडी, तो हम करेंगे क्या कि हम इसे शिफ्ट डी दबा के डुप्लीकेट करेंगे और शिफ्ट डी दबा के हम इसको लेट से वाई एक्सिस में स्नैप कर देते हैं। हम आगे ले आते हैं इस तरह से, लेट से इनफैक्ट थोड़ा सा पीछे ले जाते हैं और इस पिछले वाले को हम हाइड कर देते हैं इस तरह से। अब नए वाले के टेक्सचर्स हैं सारे हम अभी के लिए रिमूव कर देते हैं जो हमने टेक्सचर्स ऐड किए थे, ताकि हम दोबारा से उसे ऐड कर सकें नोड रैंगलर एड ऑन के थ्रू। और बहुत ही सिंपल तरीका है, आपने सिंपली करना ये है कि आपने यहाँ पे इस बटन को क्लिक करना है, ठीक है। ये जो आपके पास, अगर मैं आपको दिखाता हूँ दोबारा से, यहाँ पे ये जो हल्का सा एरो बना हुआ है छोटा सा, इसको आपने क्लिक करना है, नीचे नोड रैंगलर में जाना है। आपने करना क्या है, आपने यहाँ पे ऐड प्रिंसिपल सेटअप को दबाना है, लेकिन अभी ये ग्रे आउट हुआ है, तो उसके लिए आपने करना है कि आपने इस प्रिंसिपल BSDF ये जो नोड है ना, इसको आपने सेलेक्ट करना है और आपने यहाँ पे ऐड प्रिंसिपल सेटअप को आपने दबा देना है। उसके बाद आपने बेसिकली उस फोल्डर में जाना है जहाँ पे आपके पास सारे टेक्सचर जो हैं वो स्टोर हुए हुए हैं। मैं अगर यहाँ पे आता हूँ टेक्सचर ब्रिक में, तो आप देख सकते हैं ये मेरे सारे जो हैं टेक्सचर स्टोर हुए हुए हैं। अब ऑब्वियसली मैं GL नहीं ऐड करना चाह रहा है इसमें, ठीक है। और उसके अलावा कौन सा ऐड नहीं करना चाह रहा था, हम ARM भी ऐड नहीं करने चाह रहे थे, तो मैं इन दोनों को डिलीट ही कर दूँगा ताकि इनको ऐड ना करना पड़े मुझे। लेकिन बाकी आपने सबको सिलेक्ट करके जो आपने ऐड करना है, आप यहाँ पे दबाएंगे प्रिंसिपल टेक्सचर सेटअप और आप देख सकते हैं कि ऑटोमेटिकली इसने सब कुछ जो है वो अप्लाई कर दिया है। थोड़ा सा मसला है जो हमने बाद में इसको सॉल्व करना होगा, लेकिन फॉर द मोस्ट पार्ट आप देख सकते हैं हमारी सारी जो चीज़ें हैं वो इसने ऐड कर दी हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं ये नॉन कलर भी सेट कर दिया है, सब कुछ सही कर दिया है। सिर्फ हमने इसका जो स्केल है वो चेंज करना है, 0.03 कर देते हैं इसे, और हमारी ब्रिक वॉल जो है वो तैयार हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं लिटरली हमने सारा जो कवर किया, वो सारा प्रोसेस आप लिटरली ऑटोमेट कर सकते हैं। अब अगेन इसने डिस्प्लेसमेंट मैप यूज़ किया है, इसने नॉर्मल मैप नहीं यूज़ किया, तो अगर आप नॉर्मल यूज़ करना चाहते हैं तो मेक श्योर कि आप डिस्प्लेसमेंट सेलेक्ट ही ना करें, फिर ये नॉर्मल मैप यूज़ कर देगा। लेकिन आप देख सकते हैं हमारा टेक्सचर जो है काफ़ी रियलिस्टिक लग रहा है। मेक श्योर ऑटो स्मूथ हुआ हो, और या हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। तो ये इस तरह से हम टेक्सचरिंग करते हैं ब्लेंडर में। अगेन कोई भी आप टेक्सचर सेलेक्ट कर सकते हैं, हमने सिर्फ ब्रिक वॉल का एग्जांपल लिया है, और किसी भी तरह के ऑब्जेक्ट पे आप टेक्सचर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। आई नो थोड़ा सा मुश्किल था ट्यूटोरियल ये, लेकिन अगर आपको नहीं भी समझ आया तो यार बस सिंपली नोड रैंगलर यूज़ कर लो, कोई मसले की बात नहीं है। लेकिन आई वुड सजेस्ट रिकमेंडेड ये है कि आपको एटलीस्ट आना चाहिए कि किस तरह से अप्लाई करते हैं। सही है, दैट्स इट फॉर दिस वन गाइज। आई रियली होप आप लोगों ने कुछ सीखा हो, एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।